I am Dr. Vivek Mohan Agrawal from Department of Zoology, Government MMR PG College चापा। आज हम लोग MSc सेमेस्टर 4 के पेपर 4 जो कि एंटोमोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें हम डाइपोज इन इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे। कीट प्रायः सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, चाहे अंटार्कटिका का बर्फीला क्षेत्र हो या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्मी हो, पर्वत की चोटियां हों, मरुस्थलीय क्षेत्र हों या महासागर हों, कीट अपने आप को सभी जगह संघर्ष करते हुए जीवित रख पाते हैं। अधिकांश कीट ऐसी विषम परिस्थितियों में डाइपोज के कारण ही जीवित रह पाते हैं। जब परिस्थितियाँ या कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं तो कीट एक तरह की विश्रामावस्था में चले जाते हैं, जिसे डाइपोज कहा जाता है। अतः डाइपोज कीट के जीवन काल में एक ऐसी अवस्था है जिसमें कीट की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे मेटामॉर्फोसिस और रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं भी कुछ समय के लिए बाधित हो जाती हैं या मंद पड़ जाती हैं। सामान्यतः यह डाइपोज की प्रक्रिया विषम परिस्थितियों में ही शुरू होती है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, इंसेक्ट फिर से अपने नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगता है। डाइपोज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम व्हीलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा साइनोसेफेलस एंसीफेरम की अंड प्रवस्था हेतु किया गया था। डाइपोज के दौरान उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफ़ी स्लो हो जाती हैं। इंसेक्ट्स के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता एवं बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। शरीर में पानी एवं मिनरल्स की कमी हो जाती है। डाइपोज के प्रकार। डाइपोज को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले ऋतु परिवर्तन के आधार पर डाइपोज के प्रकार। इसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला एस्टिवेशन, जिसको हम समर स्लीप भी कहते हैं। जब वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है अर्थात टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इंसेक्ट्स अपने आप को डाइपोज अवस्था में ले जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर फिर से इनके लिए अनुकूल हो जाता है, यह डाइपोज अवस्था से बाहर आ जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करते हैं। दूसरा हाइबरनेशन, जिसको हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं। जब वातावरण का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों से बचने हेतु इंसेक्ट फिर से डाइपोज अवस्था में चले जाते हैं और टेम्परेचर के अनुकूल होते ही यह फिर से डाइपोज अवस्था को छोड़कर अपने नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करते हैं। जीवन की विभिन्न प्रवस्थाओं के आधार पर डाइपोज को वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में एग, लार्वा, प्यूपा एवं एडल्ट अवस्थाएं होती हैं, अर्थात डाइपोज की प्रक्रिया किसी भी जीवन अवस्था में हो सकती है। अतः यह निम्न प्रकार का होता है। एग डाइपोज शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले कीटों के एग स्टेज में इस प्रकार का डाइपोज पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स मोराई। दूसरे प्रकार का जो डाइपोज है, इसको हम लार्वल डाइपोज कहते हैं। इस तरह का डाइपोज लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, ओडोनेटा, ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा और प्लेकोप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाले कीटों में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैक्टिनोफोरा गॉसिपियाला। प्यूपल डाइपोज, इस प्रकार का डाइपोज रेड हेयरी कैटरपिलर, जिसको हम एम्सेक्टा एल्बिस्ट्रिगा के नाम से जानते हैं, कि प्यूपल स्टेज में विंटर सीजन को पास आउट करने के लिए होता है। एडल्ट डाइपोज, यह कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हेटेरोप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में होता है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टर्नोकीट्स मैंजीफेरी, जिसको हम मैंगोनट बीवल के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कीटों में डाइक्रोम की प्रक्रिया केवल एक ही अवस्था में होती है, अर्थात यह एग, लार्वा, प्यूपा या एडल्ट किसी में एक में हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह एक साथ दो अवस्थाओं में नहीं होता है। वातावरणीय कारकों के प्रभाव के आधार पर डाइपोज दो प्रकार का होता है। ऑब्लिगेटरी डाइपोज सामान्यतः यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट्स, अर्थात ऐसे इंसेक्ट्स जो एक वर्ष में एक जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात एक वर्ष में एक पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, उनको हम यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट स्पीसीज कहते हैं। इस प्रकार के डाइपोज में सभी इंसेक्ट प्रत्येक जनरेशन में डाइपोज अवस्था में जाते हैं। फैकल्टेटिव डाइपोज, इस प्रकार का डाइपोज बाइवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन इंसेक्ट स्पीसीज में देखने को मिलता है। बाइवोल्टाइन इंसेक्ट स्पीसीज एक वर्ष में दो जनरेशन उत्पन्न करती हैं, जबकि मल्टीवोल्टाइन इंसेक्ट स्पीसीज एक वर्ष में दो से अधिक जनरेशन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार के डाइपोज में कुछ पीढ़ियाँ डाइपोज से मुक्त हो सकती हैं, जबकि जिन पीढ़ियों में डाइपोज होता है उनमें भी कुछ या सभी कीटों में यह हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ डाइपोज, डाइपोज की अवधि को डाइपोज की तीव्रता से नापा जाता है। डाइपोज की अवधि सामान्यतः 9 से 10 महीने तक ही होती है। डाइपोज के दौरान लार्वा या वयस्क भोजन नहीं करते हैं, और यदि भोजन करते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। डाइपोज में जाने से पहले कीट पर्याप्त मात्रा में भोजन को स्टोर कर लेते हैं, जिससे इनकी उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सुचारू रूप से चलती रहती हैं। कभी कभी डाइपोज की अवस्था कई वर्षों तक भी हो सकती है। जैसे युक्का मौत में डाइपोज की समयावधि 19 वर्ष तक होती है। ऐसे डाइपोज को प्रोलॉन्ग डाइपोज कहा जाता है। डाइपोज को प्रभावित करने वाले कारक, डाइपोज की प्रक्रिया वातावरण से मिलने वाले सिग्नल्स पर निर्भर रहती है। वातावरण से प्राप्त सिग्नल के आधार पर ही डाइपोज को आरंभ एवं समाप्त किया जाता है। ये वातावरणीय सिग्नल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फोटो पीरियड अर्थात प्रकाश की मात्रा। कुछ इंसेक्ट्स को प्रकाश अधिक चाहिए होता है, अधिक अवधि के लिए चाहिए होता है, जबकि कुछ इंसेक्ट्स को प्रकाश कम अवधि के लिए चाहिए होता है। अर्थात प्रकाश की मात्रा डाइपोज को आरंभ करने एवं समाप्त करने में महत्वपूर्ण कारक का रोल निभाती है। टेम्परेचर, तापमान का अत्यधिक कम हो जाना या तापमान का घटना डाइपोज को आरंभ एवं समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। बुली बी कैटरपिलर को अपने डाइपोज से बाहर निकलने हेतु कुछ समय के लिए बहुत लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी अधिकांश इंसेक्ट डाइपोज में चले जाते हैं। इस प्रकार का जो डाइपोज है वो क्राइसोपा स्पीसीज में देखने को मिलता है। जब क्राइसोपा को अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो यह रिप्रोडक्टिव डाइपोज में चला जाता है। डाइपोज ए सर्वाइवल स्ट्रेटजी, डाइपोज एक जीने की कला है। डाइपोज कीटों को जीने की एक रणनीति देती है, जिससे कीट प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे तापमान का अत्यधिक हो जाना, तापमान का बहुत कम हो जाना, भोजन की उपलब्धता न होना, ऐसी कंडीशन में जीने के लिए प्रेरित करती है। इस टेबल की सहायता से हम डाइपोज के फेजेज को समझ सकते हैं। इंसेक्ट के डाइपोज में 3 फेजेज होते हैं, प्री डाइपोज, डाइपोज और पोस्ट डाइपोज क्विसेंस। प्री डाइपोज को फर्दर 2
सब फेजेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सब फेज है इंडक्शन फेज। इसमें वातावरण से सिग्नल प्राप्त होते ही डायपोज को इंसेक्ट में ट्रांसड्यूस कर दिया जाता है और कीट अपनी डायरेक्ट डेवलपमेंट को छोड़कर डायपोज अवस्था में आ जाता है। प्रिपरेशन फेज, इस सब फेज में कीट व्यवहारिक एवं कार्यकी रूप से अपने आप को डायपोज में जाने के लिए तैयार करता है। सब फेज सेकंड डायपोज, इसके फर्स्ट सब फेज इनिशिएशन में इंसेक्ट ऊर्जा एवं भोजन को स्टोर करता है। कायांतरण एवं उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इस फेज में डायपोज की तीव्रता काफ़ी अधिक होती है। सब फेज मेंटेनेंस, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो रुकी रहती है और डायपोज की क्रिया चलती रहती है। थर्ड सब फेज टर्मिनेशन, वातावरणीय सिग्नल्स की मदद से डायपोज की तीव्रता अब कम होने लगती है और कीट अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए व्यवस्थित होना शुरू कर देते हैं और वातावरण के अनुकूल होते ही कीट डायपोज फेज से निकलकर सामान्य रूप से वृद्धि की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। पोस्ट डायपोज क्विसेंस, जब तक वातावरण की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तब तक कुछ समय के लिए कीट क्विसेंस अवस्था में रहते हैं। यह अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है और जैसे ही अनुकूल स्थितियां आती हैं यह अपना डेवलपमेंट सामान्य ढंग से आरंभ कर देते हैं। आशा है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई PPT स्लाइड्स।